रहस्यमय पेड़ का खिंचाव गतांग से आगे। घर वापस आकर हालांकि अद्विक को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि उसे उस किले के सन्नाटे की आदत जो हो गई थी, लेकिन फिर भी अच्छा भी लग रहा था। वो अपने कमरे में जाता है जहां के हर एक कोने कोने में मिहिका की यादें बसी हुई थी। सारा सामान अभी भी ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। सुरजन काका ने कुछ भी तो नहीं हटाया था। शायद वे अद्विक के आने का ही इंतजार कर रहे थे। मिहिका के कपड़े व दूसरा सामान देखकर अद्विक बहुत ही भावुक हो गया। किसी तरह उसकी यादों से सामना करता हुआ अद्विक अब नींद के आगोश में समा चुका था। अगली सुबह होते ही सुरजन काका अद्विक को आवाज लगाते हैं, अद्धो, अद्धो, अरे ओ अद्धो, तुझे याद है तो किस तरह से मेरे मरीजों के लिए दवाइयां बनाया करता था, या भूल गया? अद्विक कहता है, हाँ हाँ काका, मुझे याद है। सुरजन काका बोले, देख, तेरा मन हो या तुझे ये दवाइयां बनाना अभी भी याद हैं तो कुछ मदद कर दे मेरी। हाँ काका, क्यों नहीं। सुरजन काका नाड़ी वैद्य थे और उन्होंने अद्विक को दवाइयां बनाना सिखाया था। अद्विक उनके मरीजों के लिए जड़ी बूटी से दवाइयां बनाता था। जड़ी बूटियां लाने के लिए कभी कभी वो हिमालय के जंगलों में जाता था और वहां से दवाइयों में डालने के हिसाब से साल भर के लिए जड़ी बूटी इकट्ठी कर लाता था। बचे हुए समय में वो खेती बाड़ी करता था। वहीं मिहिका घर के काम काज करती और जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आती थी। अद्विक पुरानी यादों से बाहर निकलता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है काका, इतने साल दवाइयां बनाई हैं, इतने सालों का अभ्यास एकदम से थोड़े ही खत्म होता है। अभी नहा धोकर तैयार होता हूं और जड़ी बूटियां पीसता हूं। सुरजन काका बहुत खुश हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही उसे घर के बाहर से चंदन की आवाज आई, अद्विक, अद्विक। अद्विक अपने घर के बाहर झांकता है, अरे चंदन, आजा आजा। अरे अभी नहीं अद्विक, अभी तो मैं खेत जा रहा हूं। तू अगर अपने काम से खाली हो जाए तो दिन में खेत आ जाना, मचान पर बैठकर गप्पे मारेंगे। चंदन खुश होते हुए बोला। अद्विक बहुत ही खुश हो गया। हाँ, तू सच कह रहा है, पुरानी यादें ताजा करेंगे। ठीक है, कहकर चंदन वहां से रवाना हो गया। अद्विक नहा धोकर तैयार हुआ और काका के उस कमरे में गया जहां पर वे मरीजों को देखते थे। वहां छोटे छोटे बर्तनों में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां रखी हुई थी। अद्विक ने अपने हाथ उन छोटे कांच के मर्तबान के ऊपर फिराए और सोचने लगा, जैसा मैं रख कर गया था सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बेचारे बूढ़े काका क्या क्या करेंगे। ठीक है, मैं वापस आ गया हूं तो काका की भी मदद कर दिया करूंगा पहले की तरह। सुबह के समय के मरीजों को देखकर और उनको दवाइयां देकर काका के मरीज देखने का समय पूरा हो चुका था। अब वे खाली हो गए थे। वे आराम करने अपने कमरे में चले गए थे। अद्विक ने कहा, काका, मैं जरा चंदन के खेतों में जाकर आता हूं। बहुत समय बाद मिला हूं, थोड़े गप्पे मारूंगा उसके साथ। काका बहुत खुश हुए और बोले, हाँ 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 अद्भु, चला जा, तेरा भी मन बहल जाएगा। बेटा, जरा अपने खेत भी संभाल लेना, कहीं किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया। मैं बूढ़ा कहां वहां फसल बोता। अद्विक शर्मिंदा होता हुआ कहता है, ठीक है काका, और वहां से रवाना हो जाता है। पैदल चलता हुआ अद्विक गांव के बाहर निकल आता है और खेतों की तरफ चल देता है। काफी दूर तक चलकर उसे अपने मित्र चंदन का खेत नजर आता है और उसी के पास ही अद्विक का भी खेत था। अद्विक देखता है कि वहां भी किसी ने फसल बो रखी है। अद्विक एकदम चौंक जाता है। तभी अद्विक को सामने चंदन दिखाई पड़ता है, जो कि खेत के मचान पर बैठा हुआ था। दूर से देखते ही आवाज लगाता है, आजा आजा अद्दू, अद्दू, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। अद्विक उसकी तरफ बढ़ता हुआ अपने खेतों पर नजर डालता है। उसकी नजरों में प्रश्नवाचक दृष्टि थी। वो मचान पर चढ़ता है और चंदन के गले लग जाता है।
पर चंदन उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि को समझ जाता है। तो कहता है, देख तू, तेरा खेत 6-7 महीने तो ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर फसल बो दूं, जो भी फायदा होगा वो काका को दे दूंगा, क्योंकि तू तो किले में जा बैठा था बैरागी बन के। फिर इस खेत का क्या होता? अद्विक खुश होते हुए कहता है, नहीं चंदन, ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा। बल्कि एक तरह से मेरे खेतों का ध्यान ही रखा है। दोनों दोस्त पुरानी यादें ताजा करने लगे। फिर चंदन कहता है, ये बता दो, तुझे मैं बुलाने आया तो भी तू नहीं आया। काका भी इतने समय तक तुझे बुलाने आते रहे, फिर भी तेरा आने का मन नहीं किया। फिर अचानक से ही तू कैसे किले से बाहर आ गया? तेरा मन कैसे बदल गया? अद्विक ने उसे किले में घटित हुई वो कल वाली बात बताई कि किस प्रकार एक कर्कश आवाज उसके कानों में सुइयां चुभोती प्रतीत हो रही थी, और वो रास्ते में ऐसी आकृति जो उसे अक्सर दिखाई पड़ जाती थी। अद्विक ने बताया कि उस कर्कश आवाज की वजह से किले में एक पल को भी रुकना मुश्किल हो गया था, इसलिए फिर मैं वहां से निकल आया, जबकि 1 साल से तो मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। इसके अतिरिक्त अद्विक बोला, चंदन, तुझे पता है, वापस आते समय मैं न जाने क्यों जंगल की तरफ बढ़ा चला गया, और वहां विशाल काय बड़ के पेड़ के नीचे मुझे न जाने क्यों किसी रहस्यमय शक्ति के द्वारा खींचे जाने का आभास हुआ। वो तो पता नहीं क्यों मैं वापस लौट आया। मुझे तो यही सोचकर लग रहा था कि अगर वो रहस्यमय शक्ति मुझे खींच लेती तो क्या होता। अद्विक की बात सुनकर चंदन बहुत हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। तभी उसे अपनी पत्नी छाया नजर आई, जो कि सिर पर पोटली रखकर दोपहर का खाना ला रही थी। चंदन बोला, अले देख, तेरी भाभी भी आ गई खाना लेकर। अब दोनों भाई खाना खाएंगे और गप्पे मारेंगे। अद्विक बोला, नहीं चंदन, तू खा ले। तब तक छाया पास आ चुकी थी। वो बोली, अद्विक भैया, मुझे इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं 2 लोगों का खाना लेकर आऊं। आप निश्चिंत होकर खाना खाइए। वैसे भी अब तो आपको और काका को खुद ही बनाकर खाना है, आज मेरे हाथ का ही खा लीजिए। अद्विक बोला, ठीक है भाभी। अद्विक और चंदन मचान से नीचे उतर गए और मेहिका को याद करके छाया कहने लगी, मेहिका के जाते ही ना जाने क्यों एक खालीपन सा आ गया जीवन में। पहले तो हम लोग साथ ही खेतों में आते थे और जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते थे, पर अब। चंदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। छाया एकदम चुप हो गई। वो समझ गई कि मेहिका की बात करी तो अद्विक और उदास हो जाएगा। चंदन ने बात पलटते हुए कहा, छाया, हम दोनों दोस्त यहां खाना खा लेंगे और फिर गप्पे मारेंगे, शाम को आ जाएंगे, तू हमारी चिंता मत करना। छाया ने कहा, ठीक है। अद्विक और चंदन ने खाना खाया। इसके बाद खाली बर्तन लेकर छाया ने पोटली बनाई और वो फिर से रवाना हो गई। अद्विक और चंदन फिर से मचान पर चढ़ गए। चंदन देर तक छाया को जाते हुए देखता रहा। जब छाया आंखों से ओझल हो गई तब चंदन ने बात शुरू की, अद्विक, मैं तुझे बहुत समय से कुछ बात बताना चाह रहा था, पर सोच रहा था कि बताऊं या ना बताऊं। अद्विक बोला, कौन सी बात चंदन? चंदन ने मचान पर लगी फूस से एक तिनका तोड़कर उसे और सोच विचार करने लगा। अद्विक बोला, अरे बोल तो सही। चंदन ने कहा, अद्विक, जब मरघटिया जिंदा थी तब तेरे काका कई बार उससे मिलने जाते थे। अद्विक बोला, हां, उन्होंने बताया कि एक बार मरघटिया बीमार थी तब वे उसे देखने गए थे। एक बार नहीं अद्विक, मैं कह रहा हूं कई बार मिलने जाते थे। अद्विक चौंक गया, क्या कह रहा है तू? काका ने तो मुझे नहीं बताया कि वे कई बार उससे मिलने गए थे। चंदन ने आंखें नीची करते हुए कहा, नहीं अद्विक, 1-2 बार तो मैंने उनका पीछा भी किया है। तुझे तो पता ही है कि मरघटिया को गांव वाले डायन समझते थे। जब मैंने काका को उसकी झोपड़ी से बाहर निकलते हुए देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उनका पीछा किया, वो सुरजन काका ही थे। फिर तो मुझे उन पर शक हो गया। जब भी वे उस दिशा में जाते थे तो मैं उनका पीछा करता था।
मैंने बहुत बार उन्हें मरघटिया की झोपड़ी में जाते हुए देखा है। अद्विक चंदन की बातों से बहुत अधिक हैरान रह गया। तो फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देख अद्विक, हलक में से बात निकली तो फलक हुई। तू तो जानता ही है मरघटिया के बारे में लोगों की क्या राय थी। अगर मेरे मुंह से जरा सा भी निकल जाता कि सुरजन काका उससे मिलने जाते हैं तो बात फैल नहीं जाती। गांव वालों की नजरों में सुरजन काका की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है कि वे चोरी छुपे एक डैन से मिलने जाते हैं। और अगर मैं तुझे बताता तो तू क्या मान लेता? अद्विक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, पर काका उससे मिलने क्यों चाहते थे? चंदन ने कहा, यह तो मुझे भी पता नहीं चला कि वो क्यों जाते थे और उनकी क्या बातें होती थी। बस मुझे यही पता है कि वो कई बार वहां गए। अद्विक उदास हो गया। उसे उदास देखकर चंदन ने कहा, चल कोई बात नहीं, अब तो मरघटिया ही नहीं रही तो इस बारे में क्या सोच विचार करना, जाने दे। अद्विक ने एक ठंडी सांस ली। हाँ, सही कह रहा है तू, पुरानी बातें छेड़ने से क्या फायदा। चंदन फिर हैरानी से बोला, अच्छा बता, तू जो बता रहा था मुझे कि बड़ के पेड़ के पास तुझे एक अदृश्य शक्ति खींच रही थी, मुझे बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है ये सब देखने की। मुझे तो मन में ये भी आ रहा है अद्विक, मैंने तुझे कहा था ना कि हरिधन शहर गया था तो वापस ही नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस पेड़ के आसपास ही गया हो और उसे अदृश्य शक्तियों ने खींच लिया हो? अद्विक बोला, मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं। फिर वो चुप हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अद्विक बोला, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, मैं देखना चाहता हूं अद्विक, क्या उस पेड़ में से हमेशा ही इसी तरह की ऊर्जा निकलती रहती है? चल देखने चलते हैं। दोनों मचान पर से उतरते हैं और खेतों से बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और गांव के दूसरी तरफ चल पड़ते हैं जहां से जंगल शुरू होते थे। जंगल अभी घना नहीं हुआ था। अद्विक और चंदन उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे जहां वो बड़ का विशालकाय पेड़ मौजूद था। अद्विक ऊपर देखते हुए कहता है, देख चंदन, जंगल में कितनी निस्तब्धता मौजूद है। देख, यहां एक भी जानवर नहीं है। चंदन ने हैरान होते हुए कहा, हाँ अद्विक, तो सच कह रहा है, यहां तो कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। फिर मेहिका भाभी को कैसे किसी जानवर ने खा लिया? हो सकता है उस समय कोई जानवर उपस्थित हो। अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया। बात करते करते दोनों उस बड़ के पेड़ के पास पहुंच गए थे जहां से उसकी शाखाएं शुरू होती थी और उस क्षेत्र के आसपास एक अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई बड़ी भारी ऊर्जा उस क्षेत्र में इकट्ठी हुई है। अद्विक ने कहा, चंदन, तू महसूस कर, तुझे यहां कोई भारीपन सा प्रतीत नहीं हो रहा? चंदन कहता है, अद्विक, कह तो तू सही रहा है, यहां के वातावरण में एक अजीब सा भारीपन है। तभी उन्हें अपने आसपास एक चुंबकीय एहसास महसूस होने लगा। अद्विक ने कहा, चंदन, संभल के रहना। हाँ। तभी वे दोनों हैरानी की सीमा से परे जा चुके थे जब उनके सामने मौजूद बड़ के वृक्ष की एक शाखा ने रूप बदलना शुरू किया। वहां से एक रोशनी का बिंदु दिखाई पड़ने लगा जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और जब वो बड़ा हो रहा था तो वहां एक रोशनी सी फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। चंदन और अद्विक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो रोशनी का बिंदु पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और एक पर्दे की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसकी दूसरी तरफ एक दूसरी ही दुनिया चलती फिरती प्रतीत हो रही थी। उस पर्दे में अद्विक को दिखाई पड़ता है कि सुरजन काका जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मरघटिया की झोपड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। तभी वे पलट कर देखते हैं। अद्विक को ऐसा लगा जैसे कि वे उसे देख रहे हैं। अद्विक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शायद तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो वास्तव में सुरजन काका ही हैं। अद्विक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अद्विक का हाथ उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करने ही वाला था
कि चंदन ने उसे कस के पीछे खींच लिया। तभी एक विचित्र आवाज के साथ वो पर्दा सिमट गया और एक बिंदु में बदलकर फिर से वृक्ष की शाखा में समा गया। अद्विक और चंदन दोनों के ही होश उड़ गए थे। वे दोनों वापस पलट गए। चंदन का तो कलेजा ही मुंह को आ रहा था। वो अद्विक का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलता जा रहा था। अद्विक पीछे पलटकर देखता है, वहां अब वो पर्दा नहीं था। वो पेड़ अब सामान्य पेड़ ही नजर आ रहा था। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर आ गए। दोनों ही बुरी तरह हाँफ रहे थे। अद्विक कहता है, ये क्या था चंदन? चंदन घबराता हुआ कहता है, अरे मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा। पर तू देख, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि सुरजन काका मरघटिया की झोपड़ी में जा रहे थे। अद्विक अपनी सांसों को संभालता हुआ कहता है, हाँ, हो गया विश्वास। दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक नीम के पेड़ की तरफ चल दिए, जो उन्हें सुरक्षित दिखाई पड़ रहा था, और वहां रुककर सांस लेने लगे। जब उनकी सांसें सामान्य हो गईं, तब वे अपनी बौखलाहट से बाहर निकले। चंदन बोला, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अद्विक, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अद्विक बोला, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। जबकि अद्विक के मन में विचारों का झंझावात चल रहा था। वो सोच रहा था, 1 साल तक सुनसान किले में रहा, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आज हुआ। जब दोनों की सांसें सामान्य हो गईं, तब वे गांव की तरफ चले गए। अद्विक के मन में अब कई तरह के विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था कि काका बार बार मरघटिया से मिलने क्यों जाते हैं? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? अद्विक का दिमाग चारों दिशाओं में चल रहा था। काका ने मरघटिया की नाड़ी देखकर उसके बारे में पता लगाया था कि वो निर्दोष है। अद्विक सोचने लगा कि काका ने मुझे तो नाड़ी शास्त्र नहीं सिखाया, सिर्फ दवाइयां बनाना ही सिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई राज हो? कहीं काका अपना कोई राज छुपा रहे हों? कोई ऐसी राज की बात जो मुझे नहीं पता लगनी चाहिए। शायद इसलिए काका ने मुझे नाड़ी शास्त्र नहीं सिखाया, नहीं तो मैं भी नाड़ी देखकर सब कुछ पता लगा लूं। कोई राज तो है। अब अद्विक का घर आ गया था। अद्विक अभी भी सोच ही रहा था कि काका से क्या पूछूं, कि उन्होंने मुझे नाड़ी शास्त्र क्यों नहीं सिखाया, या फिर ये पूछो कि आप बार बार मरघटिया से मिलने क्यों जाते थे। आखिर इन सब बातों के पीछे क्या राज है? जानने के लिए सुनते रहें अनादि।